नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र केवारी। दोस्तों, हम पॉलिटिक्स ऑफ चौधर पर बात कर रहे हैं, जो हरियाणा की राजनीति पर लिखी हुई गई एक बेहतरीन किताब है। डॉक्टर सतीश त्यागी जी ने इसको लिखा है और आज के वीडियो में हम चौधरी बंसीलाल जी की कुछ राजनीतिक घटनाक्रमों पर बात करेंगे। दोस्तों, हरियाणा की राजनीति में अभी तक कुल 4 लाल हुए हैं, लेकिन समूचे देश में हरियाणा की राजनीति के जो 3 लाल हैं, जिनमें चौधरी देवीलाल हैं, बंसीलाल जी हैं और चौधरी भजनलाल जी हैं, अलग अलग वजहों से ये चर्चित रहे हैं और फिलहाल अपने मनोहर लाल जी का राज चल ही रहा है। और अगर आप देखें तो मई 1968 से जून 1999 तक के 31 सालों में हरियाणा के पहले 3 लाल जो दिग्गज थे वो हरियाणा में सत्ता पर रहे। और इस दौरान बंसीलाल जी ने 3 बार, देवीलाल और भजनलाल जी ने सत्ता की 2-2 पारियां खेली और इस कालखंड में 2 और नेता मुख्यमंत्री बने, लेकिन दोनों ही नेता खड़ाऊ मुख्यमंत्री थे। एक उनमें थे लाला बनारसी दास गुप्ता जी और दूसरे मास्टर हुकम सिंह जी। बनारसी दास गुप्ता जी ने 2 बार खड़ाऊ मुख्यमंत्री की भूमिकाएं अदा की। पहली बार 70 के दशक में वो लगभग 1.5 साल तक बंसीलाल जी के खड़ाऊ मुख्यमंत्री रहे और फिर 90 के दशक में 52 दिनों के लिए ओम प्रकाश चौटाला जी के रहे। मास्टर हुकम सिंह जी भी 90 के दशक में लगभग 8 महीने चौटाला के प्रतिनिधि के रूप में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहे। और इन दोनों ही नेताओं को न तो किसी बात के लिए श्रेय दिया जाता है और न ही किसी बात के लिए इनकी आलोचना की जाती है। गुप्ता जी इमरजेंसी के ज़्यादातर हिस्से में हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और इस दौरान जो भी प्रदेश में जम चला है उसकी सारी बदनामी बंसीलाल जी के खाते में दर्ज की गई। अगर हरियाणा की राजनीति के पहले लाल चौधरी बंसीलाल जी के ऊपर बात करें तो 21 मई को हरियाणा 41 साल के युवा बंसीलाल के हाथों में था 1968 में। और 6 साल का राज्यसभा प्रवास उनका देखा जाए और 1 साल की जो विधायकी है, यही राजनीतिक उपलब्धियां उनके पास थी और ये सब भी उनको दूसरों की कृपा से हासिल हुआ था। लेकिन इसके बाद अपनी काबिलियत से वो न केवल हरियाणा में चोटी के राजनेता बने, बल्कि इंदिरा गांधी जी के दरबार के सबसे विश्वस्त जो राजनेता थे वो भी बनते चले गए। पहली दफा जब उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली तो वो अन्य दावेदारों के मुकाबले बड़े पेड़ों के बीच में एक गमले में लगे पौधे की तरह थे। लेकिन कई दफा जो राजनीति में लॉटरी लगती है उसका उपयोग जो लोग करते हैं, उनमें से चौधरी बंसीलाल जी थे। उनको मुख्यमंत्री बनाने वाले पंडित भगवत दयाल जी ने एक कार्यक्रम में चौधरी बंसीलाल की मौजूदगी में उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा था कि ए गर्दिश से अयाम तेरा शुक्रिया, मंजिल उसको मिली जो सरी के सफर ने था। बंसीलाल जी ने बिना दौड़े ही रेस में गोल्ड मेडल हासिल किया था राजनीति की। कांग्रेस आलाकमान को अब उम्मीद बंधी थी कि बंसीलाल जी की नियुक्ति के बाद हरियाणा में राजनीतिक जो स्थिरता है वो बहाल हो जाएगी। लेकिन आलाकमान को संभवतः हरियाणवी जो रणबांकुरे थे उनके कौशल का पूरा ज्ञान नहीं था। अगले 1.5 साल तक चौधरी बंसीलाल अलग अलग मोर्चों पर जूझते रहे। सत्ता के जिस घोड़े पर नौसिखिए घुड़सवार चौधरी बंसीलाल को पंडित भगवत दयाल जी ने बिठाया था, बंसीलाल जी को उसे काबू करने में बहुत मशक्कत करनी पड़ी। कई बार तो ऐसे लगा कि बंसीलाल जी अब फिसले, अब गिरे, लेकिन वो संभल गए। मार्च 1970 में जाकर बंसीलाल जी सत्ता के चेतक घोड़े को नाथने में कामयाब हो गए और फिर अगले 5 साल तक यह घोड़ा हल्दी घाटी के चेतक की मानद सरपट दौड़ा और बंसीलाल जी फिर चौधरी बंसीलाल हो गए। 27 अगस्त 1927 को भिवानी जिले के गोलागढ़ गांव में जन्मे चौधरी बंसीलाल भले ही एकाएक हरियाणा की राजनीतिक आकाश में चमके थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि राजनीति उनके लिए एकदम नई चीज थी। ऐसा दावा किया जाता है कि 16-17 साल की उम्र में वो लोहारू रियासत में प्रजामंडल आंदोलन के सचिव रहे थे और उस कालखंड में देसी रियासतों के नवाब अंग्रेजों के पिट्ठू होते थे और प्रजामंडल ऐसे नवाबों राजाओं के खिलाफ मोर्चा खोलते थे। प्रजामंडल भी आज़ादी की लड़ाई ही लड़ रहे थे और इस लिहाज से चौधरी बंसीलाल ने देश की आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी। राज्यसभा में चुने जाने से पहले वो 1951 में हिसार जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके थे। 1958 से 1962 के बीच पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वो सदस्य रहे। 1967 में 33% वोट लेकर वो तोसाम विधानसभा क्षेत्र से पहली बार एमएलए बने थे। मुख्यमंत्री बनने के 27 मई को जब कुरुक्षेत्र में एक पहली जनसभा हुई
तो बंसीलाल जी ने उसमें ऐलान किया था कि मेरी सरकार की सारी नीतियां मेरे गुरु गुलजारीलाल नंदा जी और नेता पंडित भगवदयाल शर्मा जी के परामर्श के बाद लागू की जाएंगी, और यदि लोगों को उनसे या उनकी सरकार से कुछ खास शिकायत हो तो वे नंदा जी या पंडित जी से शिकायत कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र में चौबे बंसीलाल के इस भाषण से यह बात जग जाहिर हो गई थी कि उनके गुरु नंदा और पंडित भगवदयाल शर्मा जी की बदौलत वो मुख्यमंत्री बने थे। गुरु और जो नेता थे दोनों को यह यकीन था कि जब चेले से कुर्सी छोड़ने के लिए बोला जाएगा तो कुर्सी खाली हो जाएगी और फिर से पंडित जी को मुख्यमंत्री बनवा दिया जाएगा। हरियाणा में मुख्यमंत्री की कुर्सी कोई साधारण कुर्सी नहीं होती दोस्तों। इस पर बैठने के बाद कोई भी व्यक्ति साधारण नहीं रह सकता है। सीएम किसी भी सूबे का सर्वशक्तिमान राजा होता है और हरियाणा का तो लाडशाह भी होता है। बंसीलाल जी को भी अपनी ताकत का एहसास होने लगा और वे फुल फॉर्म में आने लगे। जल्दी ही दिल्ली के मिजाज को समझने लगे और दिल्ली को भी बंसीलाल जी की अहमियत समझ में आने लगी। नंदा जी हों, ललित नारायण मिश्रा जी हों, इनके माध्यम से इंदिरा गांधी जी का आशीर्वाद पा चुके चौधरी बंसीलाल अब सिंडिकेट की कृपा हासिल करने में जुट गए थे, और जल्दी ही जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे निजलिंगप्पा जी, उनका विश्वास भी उन्होंने हासिल कर लिया। डीपी मिश्र जी ने अपनी किताब में लिखा है कि बंसीलाल जी बखूबी ये जानते थे कि ब्रेड के किस टुकड़े की तरफ किस तरफ मक्खन लगाना है, और जब कांग्रेस अगले साल दो फाड़ हुई दोस्तों, तो बंसीलाल जी निजलिंगप्पा जी को छोड़कर इंदिरा गांधी जी के पाले में जा खड़े हुए और बेचारे कन्नड़ी लिंगायत निजलिंगप्पा जी का मुंह खुला का खुला रह गया था। बंसीलाल जी ने मंत्रिपरिषद के निर्माण में 2 बार विलंब किया था। पहली बार तो इसलिए कि कांग्रेस अध्यक्ष दिल्ली से बाहर गए हुए थे, और दूसरी बार इसलिए कि निजलिंगप्पा ने उनको प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के विदेश दौरे से लौट आने तक रुकने के लिए सलाह दी थी। इसी बीच अनुसूचित जाति के एक सदस्य रण सिंह जी को कैबिनेट पद के मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, और हरियाणा के में 2 सदस्यों वाली बंसीलाल जी और रण सिंह जी की मंत्रिपरिषद स्थापित हुई। 5 जून को बंसीलाल जी ने अपने प्रस्तावित मंत्रिमंडल की सूची कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने प्रस्तुत की। बोर्ड की बैठक में केवल 4 सदस्य थे। कांग्रेस सदस्य निजलिंगप्पा, इंदिरा गांधी जी, जगजीवन राम जी और फरुखुद्दीन अली अहमद उसमें मौजूद थे। पार्लियामेंट्री बोर्ड ने मुख्यमंत्री को यह सलाह दी कि आप अपनी सूची पर फिर से विचार करें और उसको अधिक समावेशी और प्रातिनिधिक बनाएं। बंसीलाल जी ने बोर्ड के निर्देश को मानते हुए उसमें कुछ एक बदलाव किए और रात को अपनी सूची को अंतिम रूप से प्रधानमंत्री की सेवा में प्रस्तुत कर दिया। इस अंतिम सूची में भी चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा को उन्होंने शामिल नहीं किया था। हालांकि संसदीय बोर्ड के 1-2 सदस्यों की राय थी कि चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा को भी आप अपने मंत्रिमंडल में लो, लेकिन चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा के पक्षधर सदस्यों ने अपनी बात पर ज्यादा जोर नहीं दिया, तो चौधरी बंसीलाल ने इसकी परवाह भी नहीं की। दूसरे दिन 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल ने शपथ ग्रहण की, जिसमें ओम प्रभा जैन जी थी, रण सिंह थे, रामधारी गौड़ थे, कन्हैया लाल पोसवाल थे, खुर्शीद अहमद जी थे और राव महावीर सिंह जी थे। इनमें से कोई भी 50 साल का नहीं था। 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत 4 मंत्री पेशे से वकील थे और सारे कैबिनेट रैंक के थे। बंसीलाल जी की मंत्रिपरिषद देश की सबसे युवा मंत्रिपरिषद उस समय की थी, और राव वीरेंद्र सिंह जी के गढ़ गुड़गांव जिले से 3 मंत्री बनाकर चौधरी बंसीलाल जी ने उनके गढ़ में भी सेंध लगाने की कोशिश की थी। राव वीरेंद्र सिंह जी की राव महावीर सिंह जी से शत्रुता जगजाहिर थी। राव महावीर सिंह जी ने सोना विधानसभा क्षेत्र से 1967 में बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुनाव जीता था, लेकिन बाद में वो कांग्रेस में आ गए थे। इस दफा महावीर जी कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में गुड़गांव विधानसभा क्षेत्र से चुने गए थे, और बंसीलाल जी की तरह ही राव महावीर जी और खुर्शीद अहमद जी भी पहली बार ही मंत्री बने थे। शेष 4 पूर्व में मंत्री रह चुके थे। अध्यक्ष चुनाव के वक्त में पहली बार शक्ति परीक्षण का सामना करना पड़ा। सत्ता पक्ष बंसीलाल मंत्रिमंडल के बजट अधिवेशन के पहले दिन 15 जून 1968 को विधानसभा और विपक्ष दोनों ने ही एक दिन पहले तक भी अपनी विधानसभा अध्यक्ष के उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई थी, इसलिए राजनीति अंदर खाते चल रही थी। ऐसी सुगबुगाहट थी कि मुख्यमंत्री ने रामशरण चंद मित्तल जो थे, उनकी जगह ब्रिगेडियर रण सिंह के नाम की स्वीकृति आलाकमान से ले ली थी। ब्रिगेडियर रण सिंह को विधानसभा अध्यक्ष बनाने के पीछे उनकी मंशा ये थी कि असंतुष्टों में से कम एक को तो कुछ सीमा तक संतुष्ट किया जा सके।
विपक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष के लिए भारतीय क्रांति दल के इकलौते विधायक बलवंत राय तायल जी, जो हिसार से चुनावी मैदान से जीते थे, उनको मैदान में उतारा था। लेकिन ब्रिगेडियर तायल को 23 जो मत थे उनसे पराजित करके विधानसभा में अध्यक्ष बने। उन्हें 50 और तायल जी को 27 मत मिले थे। 22 जुलाई को कांग्रेसी विधायक लेखवती जैन जी सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष निर्वाचित हुई और लेखवती जैन जी भारत की पहली महिला थी जो विधान परिषद के लिए निर्वाचित हुई थी और वे 1933 में पंजाब विधान परिषद की सदस्य चुनी गई थी। विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के निर्वाचन से लगता था कि कुछ समय के लिए कांग्रेस विधानमंडलीय दल में स्थिरता रह पाएगी और उसमें किसी तरह की जोड़तोड़ और उठापटक की ज़्यादा संभावना नहीं थी। लेकिन प्रदेश के राजनीतिक खिलाड़ी जो थे वो चुप बैठने वाले नहीं थे, क्योंकि उनके मुंह पर खून लगा हुआ था। राज्य का सृजन हुए 19 महीने हो चुके थे, लेकिन राजनेताओं के अहंकार के अजगर ने राजनीतिक वातावरण को बहुत जहरीली फुकारों से विषक्त कर रखा था। जातिवाद की सुनामी ने समूची मानवीय गरिमा को लील लिया था। किसी भी व्यक्ति की पहचान जाट, ब्राह्मण, बनिया, गुजर बन गई थी। सत्ता की चाह में जातियों के नए नए समीकरण हरियाणा में उस समय बन रहे थे और इसी बीच नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो गई। संगठन पर कब्जा जमाने के लिए कांग्रेस ने के जो विभिन्न धड़े थे उनके पहलवानों ने अपने लंगोट कस लिए थे। मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष रामकृष्ण गुप्ता जी को यह खतरा लग रहा था कि बीते दिनों उनकी भूमिका से खपा पंडित भगवदयाल जी उनकी कुर्सी छीन सकते हैं, क्योंकि 86 सदस्यों की प्रदेश कार्यकारिणी में पंडित जी को बहुमत का समर्थन प्राप्त था। और दोस्तों, उस समय की सच्चाई ये थी कि बंसीलाल जी को मुख्यमंत्री बनाते समय यह डील हुई थी कि पंडित भगवदयाल जी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाएगा और बंसीलाल जी ये सुनिश्चित करेंगे कि पंडित जी का चुनाव सर्वसम्मति से हो। इस डील को बाद में नंदा जी ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार भी किया और आशंकित कांग्रेस अध्यक्ष गुप्ता जी ने पंडित भगवदयाल पर दल विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाकर उनको पार्टी से निकाल दिया। गुप्ता जी का आरोप था कि पंडित भगवदयाल शर्मा ने चुनाव दल के कुछ उम्मीदवारों के खिलाफ काम किया था और 5 लाख रुपए चंदे का हिसाब किताब नहीं दिया। गुप्ता जी के शर्मा जी को निलंबित किए जाने के बाद कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे निजलिंगप्पा जी वो सक्रिय हुए और उन्होंने 24 घंटे के भीतर गुप्ता जी के आदेश पर अमल रुकवा दिया। 6 जुलाई को इस गुटिया संघर्ष ने और भी विकराल रूप धारण कर लिया। गुप्ता जी पर ही पार्टी फंड में गबन करने का आरोप लगाया गया और पुलिस ने बाकायदा उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया। उधर विपक्ष के नेता राव वीरेंद्र सिंह जी ताक में बैठे थे। कांग्रेस में वर्चस्व के लिए नेताओं के बीच चल रही जंग उनको बेहद रास आ रही थी और कहते हैं कि ऐसे में राव साहब ने पासा फेंका और असंतुष्ट कांग्रेसियों के सामने ये प्रस्ताव रख दिया कि यदि वो कांग्रेस से अलग होकर सरकार बनाने का दावा करें तो वो उनकी पार्टी पूरी ईमानदारी से उनकी मदद करेंगे। सरकार तोड़ने की ये कोशिश शुरू हो गई। इधर पंडित भगवदयाल जी बंसीलाल जी के बदलते तेवरों से परेशान और नाराज थे। उन्होंने कई बार नंदा जी को पत्र लिखकर कहा कि बंसीलाल समझौते का पालन नहीं कर रहा है। नंदा जी ने भी कई बार लिखित और मौखिक रूप से समझौते का पालन करने के लिए बंसीलाल जी को कहा, लेकिन इंदिरा गांधी जी के दरबार में लगातार मजबूत हो रहे चौधरी बंसीलाल जी ने अब नंदा जी की परवाह करनी भी छोड़ दी थी। 17 सितंबर 1968 को पंडित भगवदयाल जी ने एक और पत्ता फेंका। उनके समर्थक 4 मंत्रियों रण सिंह जी, रामधारी गौड़, खुर्शीद अहमद और राव महावीर सिंह जी ने बंसीलाल जी पर अभद्रता और उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने का ऐलान कर दिया। खुर्शीद अहमद ने तो अगले ही दिन त्यागपत्र वापस ले लिया। कांग्रेस अध्यक्ष निजलिंगप्पा ने प्रधानमंत्री और संसदीय बोर्ड के अन्य सदस्यों से विमर्श करके बंसीलाल का मजबूती से समर्थन करने का फैसला लिया और प्रधानमंत्री को सलाह दी कि ये तीनों मंत्रियों के इस्तीफे स्वीकार कर लें। उन्होंने बंसीलाल जी को ये मैसेज भिजवा दिया और ये भी मैसेज भिजवाया कि मंत्रिमंडल के खाली पड़े पदों को भरने में कोई जल्दबाजी ना करें, साथ ही भगवदयाल शर्मा के प्रदेशाध्यक्ष बनने में भी कोई अड़चन पैदा ना करें। इस बिंदु पर भी कांग्रेस आलाकमान पंडित भगवदयाल शर्मा की नाराजगी को मोल नहीं लेना चाहता था। चौधरी बंसीलाल निजलिंगप्पा की सलाह को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उधर नए हालात में पंडित भगवदयाल शर्मा जी अपनी प्राथमिकता और रणनीतियों को बदल चुके थे। कांग्रेस हाईकमान को बचाव की मुद्रा में देखते हुए उन्होंने कहा कि अब मेरी रुचि कांग्रेस अध्यक्ष बनने में ही नहीं है।
बल्कि अब तो मेरा एजेंडा जल्दी से जल्दी बंसीलाल को कांग्रेस से बाहर निकालने का है। उन्हें भरोसा था कि कांग्रेस विधायकों का बहुमत उनको प्राप्त है, इसलिए शर्मा जी ने समझौते के लिए हाईकमान के सामने 3 शर्तें रखी। उनकी पहली शर्त तो यह थी कि मुझे कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। दूसरी यह थी कि त्यागपत्र दे चुके तीनों मंत्रियों का पुनः मंत्रिमंडल में उनको ले लो और खुर्शीद अहमद को मंत्रिमंडल से हटाया जाए। चौधरी बंसीलाल ने इन तीनों ही शर्तों को मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी मानने से इनकार कर दिया कि उन्होंने कभी पंडित भगोदयाल शर्मा को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने का कोई वादा किया था। अपनी बात से वो साफ साफ मुकर गए और कहा जाता है कि 25 सितंबर को निजलिंगप्पा ने पंडित भगोदयाल शर्मा को दिल्ली तलब करके आदेश दिया कि वो कोई ऐसा काम ना करें जिससे बंसीलाल जी सरकार को कोई खतरा पैदा हो। कांग्रेस हाईकमान ने मजबूती से चौधरी बंसीलाल का साथ देना शुरू किया और जिसका नतीजा ये हुआ कि शर्मा जी के समर्थक विधायकों ने धीरे धीरे करके उनसे किनारा करना शुरू कर दिया। आज जो साथ है कल वो साथ नहीं हो सकता है, ये राजनीति का सत्य है। उधर प्रदेश अध्यक्ष गुप्ता जी ने शर्मा जी और 3 भूतपूर्व मंत्रियों के खिलाफ इस आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी कि उन्होंने अपने सार्वजनिक भाषणों में कांग्रेस हाईकमान और सरकार की आलोचना की है। कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अक्टूबर की अपनी बैठक में बंसीलाल सरकार को पूरा समर्थन देते रहने का संकल्प दोहराया, लेकिन 9 अक्टूबर को संसदीय बोर्ड ने पंडित भगोदयाल शर्मा जी और चौधरी बंसीलाल के मतभेदों को सुलझाने की जिम्मेदारी उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को सौंप दी। चूंकि समझौते के तहत बंसीलाल मुख्यमंत्री और पंडित भगोदयाल कांग्रेस के अध्यक्ष होने थे, इसलिए मोरारजी जी ने निजलिंगप्पा को 17 नवंबर को यह बताया कि उनकी राय में कांग्रेस सरकार और संगठन में के जो व्यापक हित है उसके देखते हुए पंडित भगोदयाल शर्मा जी को उनके राजनीतिक कद के अनुरूप किसी शक्ति और प्रतिष्ठा के पद पर रखा जाना बहुत जरूरी है। 7 दिसंबर को पंडित भगोदयाल जी के नेतृत्व में असंतुष्ट कांग्रेसियों ने यह तय किया कि वे बंसीलाल जी का समर्थन नहीं करेंगे। इन असंतुष्ट विधायकों की संख्या उस समय 19 थी। असंतुष्टों ने कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 24 घंटे के अंदर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो कांग्रेस भी छोड़ देंगे। उन्होंने ये भी मांग रखी कि बंसीलाल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए तुरंत विधायक दल की बैठक बुलाई जाए। कहते हैं कि जैसे ही इस ताजा घटनाक्रम की भनक राव वीरेंद्र सिंह जी को लगी तो उन्होंने भगोदयाल जी से मुलाकात की। मुलाकात में उन्होंने पंडित जी कहा कि पंडित जी मैं तो आपका ही शिष्य हूं, और दोनों ने एक दूसरे को छाती से लगा लिया। इस तरीके से 2 प्रतिद्वंदियों पंडित भगोदयाल और राव वीरेंद्र सिंह जी ने बंसीलाल जी की सरकार गिराने के लिए हाथ मिला लिए। राव साहब ने पंडित भगोदयाल जी को हरियाणा के चाणक्य की संज्ञा दी और पंडित जी ने एक पत्रकार सम्मेलन में बयान दिया कि कांग्रेस दल बदल की निंदा कभी नहीं कर सकती। देश के शीर्षस्थ नेताओं ने राव वीरेंद्र सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में मुझे फुसलाया था कि मैं पैतरा बदलने की कला में माहिर देवीलाल से एक समझौता कर लूं, और सच में देवीलाल के साथ एक लिखित समझौता भी मेरा हो गया था। क्या यह प्रलोभन नहीं था? अगले दिन की बैठक में असंतुष्ट कांग्रेसी विधायकों ने अंतिम रूप से कांग्रेस को छोड़ने और विपक्ष के साथ मिलकर बंसीलाल जी की सरकार गिराने और गैर कांग्रेसी सरकार बनाने का फैसला ले लिया। 9 दिसंबर 1968 को 15 कांग्रेस विधायकों ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और विपक्ष में शामिल हो गए। कांग्रेस छोड़ने वाले विधायकों में रामधारी गौड़, रण सिंह, राव महावीर सिंह, जय सिंह राठी, ओम प्रकाश गर्ग, जगदीश चंद्र, चौधरी माड़ू सिंह मलिक, महंत गंगा सागर, कंवर सिंह दहिया, जसवंत सिंह चौहान, भगतराम, नेकीराम, कमलदेव कपिल, रूपलाल मेहता और दयाकृष्ण इनमें शामिल थे। शर्मा जी को संयुक्त विधायक दल का नेता चुना गया और विपक्षी दल के सदस्य सामूहिक रूप से राज्यपाल के पास गए और 42 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र राज्यपाल को सौंपकर उनसे मांग की कि बंसीलाल की सरकार को बर्खास्त करो और पंडित भगोदयाल शर्मा को जो संयुक्त विधायक दल की सरकार है उसको बनाने के लिए आमंत्रित करो। इस नाटकीय घटनाक्रम के बाद कांग्रेसी संसदीय दल की बैठक हरियाणा के राजनीतिक हालात पर चर्चा करने के लिए 9 दिसंबर को ही दिल्ली में हुई, जिसमें मुख्यमंत्री बंसीलाल को मंत्रिमंडल विस्तार की अनुमति दी गई और पंडित भगोदयाल शर्मा जी को कांग्रेस से निलंबित कर दिया गया। अपने निलंबन के संबंध में जब पंडित जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस निलंबन का मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता,
क्योंकि मेरी ये चिड़िया तो पहले ही उड़ चुकी है। उस समय 80 सदस्यीय प्रभावकारी सदन में कांग्रेस के कुल 48 सदस्य होते थे। 15 सदस्यों के दल बदल के कारण यह संख्या घटकर 33 हो गई। 6 निर्दलियों से मिल रहे समर्थन के चलते संयुक्त संख्या 39 थी, जो बहुमत से 2 कम थी। एक तरफ 39 थे जिनकी सरकार थी, 41 सामने वाले के पास थे, पंडित भोगदयाल जी के पास। लेकिन हरियाणी राजनीतिक सुरमा हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते थे, और ये कैसे हो सकता कि 2 वोटों से सरकार गिर जाए। बंसीलाल जी विधायकों को लेकर कितने आशंकित रहते थे, इस बारे में हरियाणा के पूर्व मुख्य सचिव और माई एनकाउंटर्स विद 3 लॉस ऑफ हरियाणा के लेखक राम वर्मा जी लिखते हैं अपनी किताब में कि बंसीलाल जी ने आया राम गया राम के जमाने में हरियाणा विधायक कहीं पाला ना बदल लें या इसकी योजना तो नहीं बना रहे। वो कहते हैं कि बंसीलाल जी इसको लेकर बेचैन रहते थे, और बंसीलाल कभी के मुख्यमंत्री का जब से उन्होंने पद संभाला था, वो दिन रात इसी चिंता में खोए रहते थे कि उनका एक एक विधायक और मंत्री कहाँ है। ये वो रात को सुनिश्चित करते थे। वो अपना सारा सरकारी काम करने के बाद रात को 2 बजे सोने जाते थे, और सोने से पहले वो एक लिस्ट बनाते थे कि अगले दिन मुझे ये काम करने हैं। उन्होंने कभी भी चाणक्य होने का दावा नहीं किया, लेकिन चौधरी बंसीलाल के सिरहाने पर अर्थशास्त्र हमेशा रखी होती थी। बंसीलाल जी ने राज्यपाल BN चक्रवर्ती जी से भेंट करके उनको जानकारी दी कि राज्यपाल महोदय, मेरी सरकार को बहुमत प्राप्त है, क्योंकि कुछ विधायक कांग्रेस में लौट आए हैं और वो नहीं समझते कि विधानसभा में मुझे बहुमत सिद्ध करने की जरूरत है। आलाकमान का इशारा था, तो राज्यपाल भी बंसीलाल जी की राय से सहमत दिखाई दिए। राज्य की राजनीति में अब हॉर्स ट्रेडिंग का मौसम पूरे यौवन पर था। विधायक कीमत वसूलना जानते थे। चौधरी बंसीलाल, पंडित भगोदयाल शर्मा, दोनों के ही मूल नामों के आगे जिस पर चौधरी और पंडित शब्द था, यानी कि जाट और ब्राह्मण, पूरे हरियाणा में एक खास संदेश दे रहे थे। दोनों नेताओं ने ऐसे विधायकों की निशानदेही कर अपने अपने पाले में लाने की कोशिशें तेज कर दी जो बिना पेंदी के लौटे होते थे। भगोदयाल सरीखे महारथी के सामने चौधरी बंसीलाल इस तोड़फोड़ के खेल में अभी एक तरीके से बालक ही थे। इस नाजुक हालात में चौधरी देवीलाल और प्रोफेसर शेर सिंह से उन्होंने मदद की गुहार लगाई। प्रोफेसर शेर सिंह उन दिनों इंदिरा गांधी मंत्रिमंडल में शिक्षा राज्य मंत्री होते थे, और कहते हैं कि दल बदल और प्रति दल बदल की कार्रवाई का संचालन रात के अंधेरे में होता था, और इस ऑपरेशन को 2 आपात कक्ष अंजाम दे रहे थे। एक तो था मुख्यमंत्री का निवास स्थान, और दूसरा MLA हॉस्टल में चौधरी देवीलाल का कमरा। चौधरी देवीलाल और प्रोफेसर शेर सिंह की कोशिशें और कलाकारी से कांग्रेस छोड़ने वाले 15 विधायकों में से 5 विधायक वापस कांग्रेस में आ गए। 13 दिसंबर तक 2 और कांग्रेसी विधायकों को घर वापसी के लिए मना लिया गया। अगर इन 7 विधायकों के आप नाम जानना चाहें तो रण सिंह जी, ओम प्रकाश गर्ग, रूपलाल मेहता जी, जसवंत सिंह चौहान, नेकीराम और जगदीश चंद्र और चौधरी माड़ू सिंह कांग्रेस में वापस लौट आए थे। 5 निर्दलीय विधायकों को मंत्री पद का लालच देकर जिन तरीकों से अपने पाले में किया गया, उसके आगे दल बदल संबंधी YP चौहान समिति की सिफारिशें भी एक तरीके से शर्मसार हो गई थी। जिन हथकंडों का इस्तेमाल करके सरकार बचाने के लिए उसका इस्तेमाल किया गया, उनसे चौधरी देवीलाल के जो सच्चे, ईमानदार और सक्षम और प्रभावी प्रशासन देने के जो दावे थे दोस्तों, उस समय खोखले नजर आने लगे थे। इसी बीच राव वीरेंद्र सिंह जी द्वारा खाली की गई जाटूसाना विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हुआ, और विपक्ष की सीटों में से एक और सीट का इजाफा हो गया। यहां से विशाल हरियाणा पार्टी समर्थित सीसराम जी ने कांग्रेस के राव निहाल सिंह जी को हरा दिया, लेकिन बंसीलाल जी तब तक पूर्ण बहुमत का जुगाड़ अपना कर चुके थे। 2 जनवरी 1969 को जो हाईकमान की पसंद है, रामशरण चंद मित्तल, जो नारनौल के विधायक होते थे, उनको निर्विरोध हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। बाद में 2 निर्दलीय विधायक और भी कांग्रेस में शामिल हो गए, और 9 जनवरी को कांग्रेस के पूर्व जो दल बदलू विधायक थे, वो फिर से सारे के सारे कांग्रेस में लौट आए। इसके अलावा टोहाना से विशाल हरियाणा पार्टी के टिकट पर चुने गए जो विधायक हरपाल सिंह जी थे, वो भी कांग्रेस में लौट आए थे। कुछ दिन बाद 2 और निर्दलीय विधायक भी कांग्रेस में आ गए, और नतीजा ये हुआ कि बंसीलाल सरकार को फिलहाल कोई खतरा नहीं था, क्योंकि कांग्रेस के अपने विधायकों की संख्या उस समय 43 हो गई थी। स्वतंत्र पार्टी के 1 और शेष 2 इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट हैं, उन्होंने भी बंसीलाल जी के साथ देकर 46 विधायकों के समर्थन का जुगाड़ कर दिया था, जबकि विपक्ष की जो संयुक्त विधायक दल की संख्या थी
वो केवल 35 रह गई थी। 21 जनवरी को हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक प्रताप सिंह का चुनाव अवैध घोषित कर दिया और इस तरीके से कांग्रेस की सदस्य संख्या एक और कम हो गई। दूसरे दिन कहा गया कि एक विधायक जो रूपलाल मेहता हैं वो विपक्षी संविद में शामिल हो गए थे। 28 जनवरी को हरियाणा विधानसभा का शरदकालीन अधिवेशन प्रारंभ हुआ और अलग जो दलों के विधायकों की जो सही संख्या थी वो सामने आई। उस समय कांग्रेस के पास 40 सदस्य थे, विधानसभा अध्यक्ष को शामिल नहीं किया जा सकता था, और संयुक्त विधायक दल के पास 36 थे, स्वतंत्र पार्टी का एक विधायक था और निर्दलीय 2 थे। अधिवेशन में जमकर हंगामा हुआ, दल बदल की घटनाएं हुई और विपक्ष ने बार बार बॉयकॉट किया। पंडित भगवदयाल के घनिष्ठ सहयोगी भूतपूर्व मंत्री रामधारी गौड़ जी ने 29 जनवरी को कुछ ही घंटों में 2 बार दल बदल किया। गौड़ साहब सुबह 11:30 बजे कांग्रेस में शामिल हो गए और दोपहर बाद 3:30 बजे फिर से विपक्ष में शामिल हो गए। गौड़ जी ने इस बात को खारिज किया कि उन्होंने 2 बार दल बदल किया है। उनका यह कहना था कि उनको तो दिल की बीमारी थी और इस वजह से 28 जनवरी को जब मैं पूरी तरीके से होश में नहीं था तो बंसीलाल आया और उनसे अध्यक्ष के नाम लिखे गए एक पत्र पर दस्तखत करवा ले गया। लेकिन जैसे ही उनको यह पता चला कि पत्र में कांग्रेस का समर्थन का वायदा किया गया था, वैसे ही उन्होंने अध्यक्ष को पत्र लिखकर पहले पत्र को खारिज करने की बात कही है। हालांकि मुख्यमंत्री बंसीलाल जी ने गौड़ के इन आरोपों को बेबुनियाद झूठ का पुलिंदा बताया और सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने गौड़ के हस्ताक्षर उनको अंधेरे में रखकर लिए थे, ये मानने से इनकार कर दिया। 21 जनवरी को ही स्वतंत्र पार्टी के सदस्य ने अपनी दल की निंदा करते हुए अपने लिए निर्दलीय सदस्य की उपस्थिति की मांग की। स्वतंत्र पार्टी के दूसरे सदस्य जोगिंदर सिंह ने भी संयुक्त विधायक दल से नाता तोड़ लिया और निर्दलीय सदस्य और कांग्रेस के समर्थक हो गए। विपक्षी नेताओं ने इस बात की शिकायत की कि गैर कांग्रेसी विधायकों को छीना झपटी हो रही है, उनको जबरदस्ती भगाया जा रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जोगिंदर सिंह को बलपूर्वक अपहरण उनका कर लिया गया है। विधायकों की स्थिति जो थी उस समय विधानसभा में 44-35 हो गई थी। विधानसभा में हंगामे के बीच 4 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित कर दिया गया और इस तरीके से बंसीलाल जी की जो सरकार है वो एक तरीके से सेफ हो गई। 5 फरवरी को 4 जो संयुक्त विधायक दल के विधायक थे, जयसिंह राठी जी, फकीर चंद विज जी, बाबू गणपत राय जी और गंगा सागर जी को विधानसभा अध्यक्ष की आज्ञा की अवहेलना करने के अपराध में शेष सत्र के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया। विपक्ष ने सत्ताधारी दल पर यह आरोप लगाया कि उसने विपक्ष के 4 विधायकों को निलंबित करके एक कृत्रिम बहुमत का जुगाड़ किया है और सरकार को बचाने की कोशिश की है। सत्ता के खेल में हरियाणा नए नए कीर्तिमान उस समय बना रहा था। विपक्षी विधायकों की मांग थी कि उनकी शिकायतें दूर की जाएं और उनके एक अपहरण कर लिए गए साथी विधायक जोगिंदर सिंह को वापस लौटाया जाए। अपनी मांगों पर जोर देने के लिए पहली बार हरियाणा विधानसभा में विपक्षी विधायकों ने विधानसभा भवन की लॉबी में ही धरना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि लॉबी में हमने इसलिए शरण ली है क्योंकि डर है कि कहीं मुख्यमंत्री जो बंसीलाल हैं उनके आदमी हमारा अपहरण न कर लें। विधानसभा अध्यक्ष ब्रिगेडियर रण सिंह के हस्तक्षेप करने पर 6 फरवरी को कांग्रेस और विपक्ष के बीच में एक समझौता हो गया। तब कहीं जाकर विधानसभा की लॉबी में जो चीज चल रही थी, गतिरोध जो था, वो दूर हो पाया। अपहृत विधायक जोगिंदर सिंह 7 फरवरी को सदन में प्रकट हो गए। उन्होंने घोषणा की कि उनको मुख्यमंत्री के आदमी बलपूर्वक उठा ले गए थे और उनको मुख्यमंत्री निवास पर कुछ नशीली चीजें खिला दी गई थी और उनसे कुछ कागजों पर भी साइन करवाए गए थे। उन्होंने कहा कि वे विपक्ष में हैं और विपक्ष में बैठेंगे। मुख्यमंत्री बंसीलाल ने जोगिंदर सिंह के सारे बयानों को भी मनगढ़ंत बताया, लेकिन सच क्या था ये आज तक किसी को नहीं पता। बंसीलाल जी ने एक रणनीति के तहत निश्चय किया था कि विधानसभा के इसी सत्र में बजट भी पास करा लिया जाए, जिससे अलग से बजट सत्र बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़े। मौजूदा सत्र को 18 फरवरी तक उन्होंने बढ़वा दिया और 10 फरवरी को बजट प्रस्ताव सदन में रख दिए गए। राव वीरेंद्र सिंह जी ने बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि विपक्ष के 4 सदस्यों को सदन से अभी निलंबित रखा जा रहा है और बजट अनियमित, अवैध और लोकतंत्र विरोधी तरीके से पेश किया जा रहा है। विपक्ष ने शेष सत्र के बहिष्कार का फैसला किया और 11 फरवरी को समूचे विपक्ष की गैर हाजिरी में सदन में महज 100 मिनटों में 11 विधेयक पास करने का अभूतपूर्व कीर्तिमान चौधरी बंसीलाल ने स्थापित करवा दिया। अगले दिन बजट प्रस्ताव स्वीकार हो गया और विधानसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। 13 फरवरी 1969 को पंडित भगवदयाल शर्मा जी को 6 सालों के लिए कांग्रेस से निकाल दिया गया।
अगले दिन शर्मा जी के समर्थकों को भी पार्टी से निलंबित कर दिया गया और कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और उनसे पूछा गया कि वो बताएं कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए क्यों ना उनको पार्टी से बर्खास्त कर दिया जाए। पंडित भगवत दयाल जी का कांग्रेस से निकाला जाना महज एक प्रतिक्रिया और औपचारिकता थी, क्योंकि कांग्रेस से वह लगभग 3 महीने पहले ही 8 दिसंबर 1968 को वो कांग्रेस छोड़ चुके थे। 9 दिसंबर को कांग्रेस ने उनको निलंबित किया था और अब 13 फरवरी 1969 को उनको कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया। उस समय ये कहते हैं कि जब पंडित भगवत दयाल जी जो थे उन्होंने चौधरी बंसीलाल की नाक में बहुत ज़्यादा दम कर दिया था, तो उन्होंने इंदिरा गांधी जी से अनुरोध किया था कि पंडित जी को राज्यसभा वगैरह में भिजवा दो ताकि मैं हरियाणा में आराम से काम कर पाऊँ। इसलिए पंडित भगवत दयाल जी को 2 अगस्त 1968 को राज्यसभा में इंदिरा गांधी जी ने भिजवा दिया था। लेकिन इसके बावजूद पंडित भगवत दयाल जी ने बंसीलाल हटाओ मुहिम पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ा और कहा जाता है कि तब बंसीलाल जी ने किसी नेता को कहा था कि पंडित जी को दिल्ली तो भेज दिया लेकिन बात बनी नहीं, उनको तो काशी भेजना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस से बाहर निकल कर भी जो पंडित भगवत दयाल जी थे वो बंसीलाल जी का पीछा नहीं छोड़ने वाले थे और इस तरीके से हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में एक और भीषण संकट टला तक कांग्रेस सरकार की रक्षा होगी, लेकिन इसकी एवज में कांग्रेस को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। पंडित भगवत दयाल जी की कुर्बानी इसमें हुई। पार्टी की प्रतिष्ठा पर यह बड़ा आघात था। साथ ही यह भी तय हो गया था कि देश और विशेषकर हरियाणा जिस राजनीतिक संस्कृति को बढ़ा रहे हैं हरियाणा के राजनेता, उसमें ईमानदारी की, नैतिकता की, सिद्धांत की, आदर्श की कोई भूमिका नहीं है। और दुर्भाग्य से दोस्तों ये आज तक चल रहा है और इस तरह के जो शर्मनाक और कलंकित राजनीतिक आचरण है उसने दिल्ली पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ना चंडीगढ़ पर पड़ा। नेता अपनी तरीके से ये करते रहते हैं। 3 दशक बाद चौधरी बंसीलाल को 1999 में तब शायद ये एहसास हुआ होगा जब उनकी सरकार को दल बदल कानून होते हुए भी अकाल मृत्यु उनकी सरकार की हुई थी। दरअसल इतिहास खुद को दोहराने के लिए अभिशप्त होता है दोस्तों, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि राजनीति जो राजनीतिक खिलाड़ी हैं वो अतीत से कोई सबक नहीं लेना चाहते और पेड़ पर जब आम आने लगें तो प्रकृति की जो व्यवस्था है वो बेमानी हो जाएगी अगर पेड़ बबूल का हो तो। चौधरी बंसीलाल जी को मुख्यमंत्री बने 9 महीने हो चुके थे। अपनी राह के सबसे बड़े कांटे भगवत दयाल जी को वो निकाल चुके थे। अब उनके सामने सबसे बड़ी उलझन मंत्रिमंडल विस्तार की थी। कितने ही नेता लाल बत्ती के लिए मचल रहे थे, लेकिन सभी को मंत्री बनाना संभव नहीं था। साथ ही उनको यह भी डर सता रहा था कि यदि उनको मंत्री नहीं बनाया गया, उनका कोई इंतजाम नहीं किया गया, तो वह ऐसे लोगों की कोई गारंटी नहीं थी वह असंतुष्ट होकर पंडित भगवत दयाल जी से राव या राव वीरेंद्र जी के पास वो चले जाएं। और यदि ऐसा हुआ तो सरकार की स्थिरता फिर से खतरे में पड़ जाएगी। एक तरफ वे विधायक थे जिन्होंने संकट के काल में कांग्रेस का कभी साथ नहीं छोड़ा, वे सारे के सारे अब अपनी जो वफादारी थी उसकी कीमत चाहते थे। दूसरी तरफ वे विधायक थे जिन्होंने दल बदल करके लाश बन चुकी कांग्रेस में नई जान फूंक दी थी। और काफ़ी सोच विचार करने के बाद चौधरी बंसीलाल जी ने 6 मार्च 1969 को चौधरी रण सिंह जी के मंत्रिमंडल में उनको शामिल कर लिया। और ये रण सिंह जी 18 दिसंबर 1968 को 2 मंत्रियों के साथ इन्होंने इस्तीफा दिया था और रण सिंह जी 1 दर्जन से ज़्यादा विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़कर 9 दिसंबर को राज्यपाल से भी मिले थे और बंसीलाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग भी उन्होंने की थी। लेकिन 36 घंटों बाद ही 6 अन्य विधायकों के साथ वो वापस कांग्रेस में आ गए थे और रण सिंह जी के मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री समेत कुल 5 मंत्री हो गए थे। और ये 5 मंत्री उस समय थे ओम प्रभात जैन, कन्हैया लाल पोसवाल, खुर्शीद अहमद और रण सिंह, एक खुद चौधरी बंसीलाल। और इसके बाद चौधरी बंसीलाल जी के जीवन में वो मौका आता है जब उनको मजबूत होने का अवसर मिलता है। इंदिरा गांधी जी से उनकी नज़दीकियां बढ़ने लगती हैं और इसके बाद चौधरी बंसीलाल ने कभी भी राजनीतिक जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देखा और वो कांग्रेस के बहुत बड़े और कद्दावर नेता बनते चले गए। कैसे उनकी इंदिरा गांधी जी से नज़दीकियां चली और कैसे उन्होंने फिर हरियाणा की सरकार चलाई, दोस्तों ये बहुत ही जिज्ञासा भरा वीडियो है। आज के वीडियो में इतनी सारी बातों को शामिल करना संभव नहीं है। कल के जो वीडियो है उसमें हम उनकी इंदिरा गांधी जी के साथ मित्रता, निकटताएं और उसके बाद की जो राजनीतिक घटनाएं हैं उसको हम शामिल करेंगे। 3 बजे के वीडियो में आप सभी का दोस्तों हमेशा की तरह स्वागत रहेगा। आप अपने सुझावों से कमेंट करके अवगत करवाते रहें। जो साथी नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी पॉलिटिक्स ऑफ चौधर।
पॉलिटिक्स ऑफ चौधर में अब तक के सारे ये जो 20-21 वीडियो हैं ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। आराम से तसल्ली से इनको बैठ सकते हैं। पॉलिटिक्स ऑफ चौधर की इस यात्रा में ऐसा कोई पहलू नहीं रहेगा दोस्तों जो हरियाणा की राजनीति से हो और आपको ना पता हो। हमारा 3 बजे राजनीति की बातों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। कल फिर मुलाकात होगी 3 बजे। शुक्रिया, नमस्कार।